हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अगर आप यहाँ पे आए हैं अराउंड 15,000 के एक टाइट बजट पे फोन खरीदने के लिए, तो मैं आपको एक चीज प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपको 100% Realme 10 लेना चाहिए, लेना ही लेना चाहिए। अगर आपका एक टाइट बजट है, अगर आप एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, मैं आपको इस वीडियो में सारी चीजें बताऊंगा जो आपको कहीं पे और इंटरनेट पे कोई भी वीडियो में नहीं मिलने वाली। क्योंकि ये फोन जो मैंने रिव्यू किया है, ये मुझे कोई भी ब्रांड से नहीं मिला है, यानी कोई भी ब्रांड प्रेशर में आके मुझे स्टेटमेंट देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसका कैमरा, मैंने इसका ऑडियो, मैंने इसका वीडियो, मैंने इसका डिस्प्ले, ये सारी चीजों को अच्छे से स्क्रूटिनाइज किया है, हर एक फीचर को टेस्ट किया है, इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर को देखा है, फेस स्कैनर को देखा है और क्या नहीं। ये वीडियो खत्म होने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आपको 15,000 के आसपास और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर करने, तो ऑलरेडी मैंने Moto G72 जो एक अच्छा ऑप्शन है और इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर भी है, अगर 15,000 आपका बजट है तो आप फटाफट से जाके उसका भी एक ओवरव्यू देख लेना इसके बाद। और उसके बाद भी मैंने एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाया Moto G72 पे ही, जहां पे मैंने एक डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू भी बनाया। अगर आपको इस फोन का भी एक डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू चाहिए तो मुझे बता देना नीचे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपके कोई भी टिपिकल क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो जो आपको पर्सनली भले ही कितने सिली लगते हैं, मैं आपको यहाँ पे हर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैं हूं आशीष सैनी, ये है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे मैं हर एक टॉपिक को बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी दोनों ही पर्सपेक्टिव से हैंडल करता हूँ। क्योंकि आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं उसकी स्पेसिफिकेशन शीट देके, लेकिन उस ब्रांड के साथ लंबे समय तक रहते हैं उसका विजन जान के। मैं बाय प्रोफेशन एक टेक्नोलॉजिस्ट कंसल्टेंट हूँ पिछले 4 सालों से, और मैंने पढ़ाई की है ऑफ MBA फ्रॉम द सेल्स एंड मार्केटिंग इन वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ दिस कंट्री। शुरू करते हैं फ़ोन के ओवरऑल परफॉर्मेंस को चेक करने से। सबसे पहले तो मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस में मेन्यूज़ चेक कर रहा था, यानी जो नोटिफिकेशन बार में, क्योंकि जेन्युइनली जो Realme का UI है वो काफ़ी अलग है। अभी तो मैं बाय द वे iPhone 13 Pro Max यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने OnePlus 7 Pro यूज़ किया है ऑलमोस्ट 3 सालों के लिए। उसके पहले मैंने Moto G5 Plus यूज़ किया था ऑलमोस्ट 2 सालों के लिए। यानी मैं काफ़ी डेडिकेटेड एंड्रॉयड यूज़र रहा हूँ ऑलमोस्ट 10 सालों से। उसके बाद ही मैंने यहाँ पे अभी मैं आईफोन पे शिफ्ट हुआ हूँ, और उसका भी प्राइमरी रीज़न है वीडियो क्वालिटी। लेकिन अगर मैं इस फ़ोन की बात करूँ तो मोस्टली इस फ़ोन में जो यूज़र इंटरफेस आता है वो ओप्पो और वीवो के साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। यूज़र इंटरफेस नॉट एट ऑल कोई भी आसपास नहीं होता स्टॉक एंड्रॉयड के। ये टोटली कस्टमाइज्ड एक UI होता है जो ये ब्रांड्स बनाती है, Realme बनाती है। अभी Realme का जो UI है उसको आप ज़्यादातर कंपेयर कर सकते हैं ओप्पो या वीवो या उन सब से। रैम एक्सपेंशन का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है इस फ़ोन में, यानी अभी जो मैं वेरिएंट यूज़ कर रहा हूँ वो 464 GB वाला था, लेकिन इसमें आप रैम भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एक वर्चुअल रैम सिस्टम होती है, जब आप मल्टीपल ऐप्स या गेम्स खेलने वाले हैं तब आप इसको स्पेशली ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा जो ओवरऑल परफॉर्मेंस एक एक्सपेक्टेड होती है एक 15,000 के नीचे वाले फ़ोन में, वो 100% मिल रही है। यानी एज सच डेली यूज़ में, डेली परफॉर्मेंस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ब्राइटनेस सेंसर मैं चेक करने की कोशिश कर रहा था। ब्राइटनेस सेंसर अब मेरे हिसाब से, तो मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ तो अच्छे से काम नहीं कर रहा था, बट ऐसा हो सकता है कि शायद ऊपर जो स्क्रीन गार्ड है उसकी वजह से ऐसा हो रहा हो, या फिर ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में था, शॉप में था, शायद इसलिए ऐसा हो रहा हो। आई एम नॉट श्योर कि इसका प्राइमरी रीज़न क्या हो सकता है, बट हाँ, ब्राइटनेस सेंसर जो है वो नहीं अच्छे से काम कर रहा था। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो ओवरऑल डिस्प्ले की, क्वालिटी की, परफॉर्मेंस की, तो मुझे एज सच क्वालिटी में या परफॉर्मेंस में कोई भी इश्यू नहीं आ रहा है। और एक चीज़ मुझे देखने को मिली कि जो रिस्पॉन्स है, वो रिस्पॉन्स जो स्क्रीन का टच का है वो काफ़ी अच्छा है। यानी स्क्रीन का जो टच है वो क्विक है, रिस्पॉन्सिव है, UI भी काफ़ी अच्छा है। एज सच तो प्रॉब्लम नहीं है, बट ज़्यादा जज नहीं कर सकते क्योंकि एक नया फ़ोन एक्सपेक्टेड है कि वो ऐसा ही परफॉर्म करना चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट इट वाज फॉर द परफॉर्मेंस। इसके अलावा अगर मैं ओवरऑल फिजिकल अपीयरेंस के फ़ोन की बात करूँ तो मुझे ये कलर काफ़ी अच्छा लगा। इन्होंने इसको मिडनाइट ब्लैक या समथिंग ऐसा कुछ नाम दिया है, बट जेन्युइनली मैं बात करूँ तो फ़ोन आजकल कौन ही यूज़ करता है बिना कवर के, बट स्टिल अगर आपको बिना कवर के यूज़ करना है तो 100% फ़ोन गुड लुकिंग है और होल्ड करने में काफ़ी लाइट वेट है। वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो मेरा हमेशा से ड्रीम होता था वो है कि फिंगरप्रिंट स्कैनर को साइड में क्यों नहीं दिया जाता। इस फ़ोन में
बहुत अच्छा किया इस चीज़ को कि साइड में दिया गया है, लेकिन उसका सरफेस एरिया काफ़ी कम है, तो इतना ध्यान रखिएगा। वैसे तो मैं डेडिकेटेड अभी चेक करूँगा आगे कि फिंगरप्रिंट स्कैनर कैसा काम करता है और फेस स्कैनर भी, फेस रिकग्निशन भी कैसा काम करता है, लेकिन जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसकी मेनली मुझे जगह ऐसा लगा कि उसका थोड़ा सरफेस एरिया बेटर हो सकता था। उसके अलावा तो एवरीथिंग इज़ गुड। उसके अलावा मुझे ऐसा कुछ कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी। और मैं अब आपको ज़रा ये भी दिखाता हूँ कि स्पीकर क्वालिटी, क्योंकि इसमें बूस्ट वॉल्यूम दिया होता है, यानी 200% तक जा सकता है, जैसा आपने मोस्टली विंडोज़ में VLC में देखा होगा। तो मैं आपको बताता हूँ स्पीकर क्वालिटी कैसी है। मैं तो आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा कि 100 से ऊपर मत जाइए, बट ठीक है, एक्सेप्शनल कंडीशंस में आप जा सकते हैं। तो आप सुनिए ऑडियो। Can't seem to break away. Lost in time. Why you let me die alone inside? I died for you. I cried for you. I tried for you. Tell me why you left me bleeding. I died for you. I cried for you. Tell me why you left me सो अगर मैं ऑडियो की ओवरऑल बात करूं तो ऑडियो काफ़ी अच्छा है। वोकल्स काफ़ी क्लियर थे, लेकिन थंब और ऐसा कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा। बट ऑडियो काफ़ी अच्छा है। 100% आप इसे मीडिया कंजम्पशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि जब मैं ऑटो रोटेट ऑन रखता हूँ, उसके बाद जब मैं रोटेट करता हूँ तो थोड़ा बहुत लेगीनेस आती है, विच इज़ ऑब्वियस। और ये वीडियो को मैं बहुत ही ऐसा यूजुअल रखने वाला हूँ। मैं ज़्यादा इसे कट क्रॉप नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट रखना चाहता हूँ। एंड यस, अगर बात में मुझे बताना ही है तो आपको अगर यहाँ तक मज़ा आ रहा है और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो इस तरह से आप यूट्यूब कर सकते हैं, चैनल सर्च कर सकते हैं और फटाफट से सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी बहुत सारे वीडियोज़ भी एन्जॉय कर सकते हैं। सो सब्सक्राइब करना में कोई चार्जेबल नहीं है, लेकिन मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। काफ़ी मेहनत से ये वीडियोज़ आते हैं, तो ये तो आपको देखना ही चाहिए। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता हूँ कि स्क्रीन क्वालिटी कैसी लगी मुझे जेन्युइनली। सो स्क्रीन क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, और यहाँ पे 60 FPS सपोर्ट कर रहा है और 1440 पे पिक्सल्स पे ये अभी जो आप देख रहे हैं वीडियो वो चल रहा है फ़ोन में, विच इज़ ऑलमोस्ट 2K। तो 2K वीडियो जब मैं स्क्रीन में देख रहा था, जेन्युइनली मुझे बहुत ही अच्छी लगी स्क्रीन काफ़ी वाइब्रेंट है। जो कलर्स हैं वो काफ़ी वाइब्रेंट और बहुत ही, यानी ऐसा कहते हैं कि सैमसंग की जो स्क्रीन होती है वो कितनी वाइब्रेंट होती है। अब मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा कि ट्रू कलर्स हैं या नहीं है, वो टॉपिक अलग है, और मैं ऐसा मानता भी नहीं हूँ कि ट्रू कलर होने ज़रूरी हैं। ठीक है, कभी कभार लाइक वंस इन अ ब्लू मून इज़ ओके, बट ज़्यादातर चीज़ों की ज़रूरत होती है कि हमें हमारी आंखों को पसंद क्या आता है, और ये स्क्रीन 100% ऐसी है कि जो आंखों को पसंद आएगी। सो अगर डिस्प्ले या एंटरटेनमेंट आपका मेन फोकस है तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, ऑडियो और वीडियो दोनों डिपार्टमेंट में। सो इतना एटलीस्ट इसमें हम कंक्लूड कर सकते हैं। रुके वीडियो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ आपको याद करवाना है कि अगर अभी तक आप यहाँ तक आ चुके हैं तो फटाफट से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को, और उसके बाद इसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और अभी जिस स्केल पे मैं बना रहा हूँ चैनल मेरी है, लिटरली इट इज़ वेरी टफ टू प्रोक्योर दिस थिंग्स, कहीं पे जाके नेगोशिएट करके किस तरह से रिव्यू बनाना। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड आई लव माई ऑडियंस, आई लव टू आंसर योर क्वेरीज। तो फटाफट से नीचे कमेंट्स में लिखते रहना साइड बाय साइड जब भी वीडियो देख रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पे ज़्यादातर हम चेक करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ द फ़ोन। परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए ठीक है, प्रोसेसर वगैरह के नंबर और फीचर्स तो आपको स्क्रीन पे दिख गए होंगे ऑलरेडी, लेकिन मेन परफॉर्मेंस चेक होता है उसके प्रैक्टिकल यूजेज से। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है वो कभी गूगल क्रोम में टैब बंद नहीं करते। गूगल क्रोम जैसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रैम कंज्यूम करती है फ़ोन में, तो मैं यहाँ पे वही टेस्ट करूँगा। मैं गूगल क्रोम में बहुत सारे टैब्स खोलूँगा, क्योंकि एक प्रैक्टिकल चीज़ देखी है खास करके फीमेल्स में, बिकॉज फीमेल्स डोंट एड्रेस ऑन क्लोजिंग द टैब्स, यानी वो नया क्रोम खोलती है सीधा नया,
टैब्स खोल देते हैं। एंड ये मैंने बहुत से लोगों के पे देखा है, विच इज़ ऑब्वियस ऑल्सो, काफ़ी बार मिस हो जाता है, लेकिन वो टैब्स काफ़ी सारी एनर्जी कंज्यूम करते रहते हैं पीछे फ़ोन की, इन टर्म्स ऑफ रैम एंड इन टर्म्स ऑफ बैटरी बोथ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा मल्टीपल एप्लीकेशंस, ये भी एक ऑब्वियस चीज़ है, हम यूज़ करते हैं, काफ़ी बार हमें ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी लोग इंटेंशनली करते हैं, काफ़ी लोग अनइंटेंशनली करते हैं। तो फिर ये मैंने अभी प्ले स्टोर खोला, कैमरा चेक किया, उसके बाद गूगल मीट खोल लिया, इसके बाद मैं गूगल असिस्टेंट खोल लेता हूँ। अब ये जो मैं कर रहा हूँ ये एक्सट्रीम है। 3-4 से ज़्यादा कोई एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में खुली नहीं रखता है अपनी डेली पर्सनल लाइफ में, लेकिन यहाँ पे हम टेस्ट तो करना चाहेंगे। हम देखते हैं कि फ़ोन कहाँ तक कब तक हैंडल कर सकता है एप्लीकेशंस को। सो ये आप देख रहे हैं कि अब लोडिंग टाइम बढ़ गया है धीरे धीरे एप्लीकेशंस का, जो ऑब्वियस भी है, मैं ज़्यादा कंप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन हाँ ये एक चीज़ नोटिस करने जैसी है। यानी मुझे नहीं पता, प्रोबेबली 10 to 20% ऑफ दी ऑडियंस जो ये वीडियो देख रही है उसमें से ऐसी होगी जो शायद 10-15 ऐप्स इतनी खुली रखती होगी। सो रैम मैनेजमेंट एक टाइप से मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, कुछ जो अमेजिंग नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, बट ठीक है, ये बजट में यही मिल सकता है। ये आपने देखा होगा कि कैसे ऐप क्रैश भी हो गई, बैकग्राउंड में वो चल ही नहीं रही है। तो ये एक चीज़ है नोटिस करने वाली कि मल्टीटास्किंग जो है वो 3-4 ऐप्स तक प्रोबेबली अच्छा है, बट उसके बाद मल्टीटास्किंग नहीं सह पाएगा ये फ़ोन, बिकॉज आइदर उसका प्रोसेसर उसे नहीं करने देगा या फिर उसका जो रैम मैनेजमेंट सिस्टम है वो उसे नहीं करने देगा। सो एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से फ़ोन आपको स्लो लग सकता है ओवर द टाइम। अब थोड़ा चेक कर लेते हैं कैमरा को भी। सो जब हम कैमरा को चेक करने जाते हैं तो कैमरा को चेक करने से पहले उसके सेटिंग्स को भी देखना ज़रूरी है। अगर हम सेटिंग्स को देखते हैं तो सेटिंग्स में काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको शटर स्पीड वगैरह चेक करने को मिल जाएगी, जो बहुत एक अच्छी चीज़ है। यानी शटर स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं एज़ पर द सिचुएशन। अगर बढ़ा देंगे तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स में फ़ोटो अच्छे खींच पाएंगे, घटा देंगे तो ज़्यादा लाइट को अंदर कैप्चर कर पाएंगे। साइड बाय साइड में आपको फ़ोटोज़ भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो काफ़ी अच्छे क्लियर फ़ोटोज़ हैं। सो फ़ोटोज़ में एज सच आर्टिफिशियल कंडीशंस में मुझे कोई फ़ोटोज़ में बहुत प्रॉब्लम नहीं आई। प्रोडक्ट के फ़ोटोज़ की मैं बात कर रहा हूँ ज़्यादातर, तो वो तो काफ़ी अच्छा है। जूमिंग कैपेबिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं, और अगर आपके हाथ शेक होते हैं और अगर आप फ़ोटो क्लिक करते हैं उस वक्त, तो ज़्यादातर ये ऑटो रिफ़्रेश करके, ऑटो चेक करके काफ़ी स्टेबल फ्रेम को लेने की कोशिश कर लेता है। सो डोंट वरी, ये भी एक पॉइंट है। थर्ड थिंग इज़ के वीडियोग्राफी की मैं जब बात करूँ तो वीडियो मुझे बहुत एवरेज लगा। सो पता नहीं लैग था कॉन्स्टेंटली कैमरा में जब मैं वीडियो उतार रहा था। तो अगर आपका वीडियो का काम बहुत ही ज़्यादा है या आपकी प्रायोरिटी है वीडियो की इस फ़ोन के कैमरा को लेके, तो आई वुड से एक बार Moto G72 का, जिसका मैंने रिव्यू बना के रखा है ऑलरेडी चैनल पे लाइव है, उसे भी एक बार चेक करिए। क्योंकि वीडियो के डिपार्टमेंट में मुझे लगा कि ये थोड़ा स्लो है। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं जहाँ पे क्लैरिटी से ज़्यादा परफॉर्मेंस वीडियो शूट करने का जो होता है उसका मुझे ज़्यादा पता नहीं चला। सो थर्ड थिंग इज़ के स्ट्रीट मोड। ये स्ट्रीट मोड जिसको भी पता है प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना कि ये स्ट्रीट मोड होता क्या है, क्योंकि जेन्युइनली मुझे पता नहीं चला, ना ही इन लोगों ने कोई इन्फॉर्मेशन दी है, और ना ही फ़ोटो क्लिक करने के बाद मुझे कुछ फील हो रहा था कि जो नॉर्मल फ़ोटो मोड है और स्ट्रीट मोड में फ़र्क क्या है। तो ये तो नहीं पता चल रहा था। अब पता नहीं क्यों ऐसा था और इसका मतलब क्या है, वो तो रियलमी ने कहीं बताया नहीं है, ना बॉक्स पे लिखा हुआ है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एक दूसरी जगह से फ़ोटो क्लिक किया, दूसरा एंगल से, तो फ़ोटो तो काफ़ी ठीक आया है। नथिंग ग्रेट अबाउट इट एंड नथिंग बैड अबाउट इट, यानी एवरेज फ़ोटोज़ क्लिक करता है ओवरऑल देखने जाए तो ये फ़ोन। यानी कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स मत एक्सपेक्ट करना। अगर फ़ोन से आप काफ़ी प्ले करना चाहते हैं तो फ़िल्टर्स भी दिए हुए हैं इन्होंने, बट जेन्युइनली ये फ़िल्टर्स मुझे तो यूज़लेस लगे। यानी पता नहीं ये सिर्फ देने के लिए कंपलसरी किसी को देने पड़े हों, ऐसी ज़्यादा वाइब दे रहे थे मुझे ये। तो ठीक है, फ़िल्टर्स दिए हुए हैं, ये कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती चीज़ें। हाँ, लेकिन ये एक फ़ीचर है जहाँ से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद पोर्ट्रेट मोड की मैं बात करूँ तो पोर्ट्रेट मोड में फ़ोकस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पता नहीं फ़ोन अच्छे से फ़ोकस नहीं कर पा रहा था, इमीडिएटली फ़ोकस नहीं कर पा रहा था। तो जब मैंने पोर्ट्रेट मोड से फ़ोटोज़ क्लिक किए तो मेरे हाथ को उसने फोकस में लिया ही नहीं, और मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा था। यानी मुझे आगे पीछे हाथ करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से आई वॉज ट्राइंग कि शायद फोकस में
फ़ोन ले मेरे हाथ को। सो एक बार ले भी लिया है और अब हम देखते हैं कि रिज़ल्ट कैसा है। सो रिज़ल्ट में ये पोस्ट प्रोसेसिंग करता है, यानी उस वक्त उसे पता चलता है कि कौन सी चीज़ को मुझे पोर्ट्रेट मोड में फोकस में रखनी है और किसी चीज़ को ब्लर करना है। तो पोर्ट्रेट मोड में मुझे काफ़ी काम चलाऊ लगा, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है नहीं इस फ़ोन में कैमरा के पर्सपेक्टिव से। फिर अब चलो टेस्ट करते हैं कैमरा के ज़्यादा थोड़े फीचर्स। तो मैंने जो फ़ोटोज़ कैप्चर किए हैं मैं आपको वो भी दिखाता हूँ और कैमरा के जो थोड़े बहुत ज़्यादा फीचर्स होते हैं वो भी दिखाता हूँ। सो ये मेरा फेवरेट फ़ीचर है। मैंने सैमसंग S23 वाले वीडियो में भी कहा था, सैमसंग के पास भी ऐसा एक फ़ीचर है जहाँ पे वो मल्टी मोड को एक साथ दिखाता है। लेकिन सैमसंग ने लिटरली इसको एक लेवल ऊपर ले गए हैं वो लोग कि फ़ोन में जितने भी कैमराज़ हैं उन सारे कैमराज़ में वो सारे फ़ोटोज़ आपको डायरेक्टर व्यू करके दिखाएगा, जहाँ पे आपको सारे कैमरा एंगल्स एक साथ दिखेंगे। सो इस तरह से मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है, यूटिलिटी वाला लगता है जब आप खास करके व्लॉग। अब अगर सेल्फीज़ की बात करें तो सेल्फ़ी में ज़्यादातर तो हम अभी आर्टिफिशियल कंडीशन में ही थे, यानी एक इंडोर लाइट कंडीशन में ही थे जहाँ पे मैंने फ़ोटो क्लिक किया। और तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा स्मार्ट तो है नहीं, पर हाँ फ़ोटो ठीक ठाक खींच लेता था ये। कोई चीज़ें कोई पार्ट ऑफ द पिक्चर ओवर एक्सपोज्ड है, जैसे कि आपने बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा, बैकग्राउंड मेरे जो फ़ोटो का था वो काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्सपोज था। तो ये एक चीज़ है कि एक्सपोजर लेवल मेंटेन करना चाहिए Realme को। दूसरी चीज़ है कि जब भी मैं फ़ोटो क्लिक करता हूँ तो जो लैग आता है फ़ोटो क्लिक करते वक्त वो काफ़ी है। यानी अगर आप समझ लीजिए कि आपके हाथ वाइब्रेट होते हैं या फिर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है आपके सामने, तो 100% काफ़ी ब्लर फ़ोटो आने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इस तरह से जब मैं इन जनरल फ़ोटोज़ क्लिक करता हूँ हाथ के ऑब्जेक्ट के, तो फ़ोटोज़ काफ़ी क्लियर आते हैं। लेकिन आई डोंट नो, जब मैं किसी ह्यूमन फेस का फ़ोटो लेता हूँ तो बहुत ही आर्टिफिशियल फ़ोटोज़ आते हैं, एकदम वो मेकअप वाले पाउडरी फ़ोटो आते हैं, बट दैट इज़ द फैक्ट। सो अगर आपको वैसे फ़ोटोज़ पसंद है तो ठीक है, ये अच्छा फ़ोन कहलाएगा आपके लिए। लेकिन अगर आपको रॉ नेचुरल रियल फ़ोटोज़ पसंद है तो शायद आपको ये फ़ोन डिसअपॉइंट कर सकता है। तो पर्सनली ज़रूर जाके एक बार चेक करना ये वीडियो देखने के बाद। अब फ़ोन में देखते हैं दूसरे सारे जो फीचर्स हैं, एडिशनल फीचर्स हैं जो आपको नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन्स में नहीं मिलते हैं। सो एक मैंने जो आपको कहा था कि इसमें बूस्ट वॉल्यूम मोड है, यानी आप 200% तक वॉल्यूम लेवल को ले जा सकते हैं। वो एक नई चीज़ है जो आपको हर फ़ोन में नहीं दिखेगी और ये बहुत लंबे टाइम तक यूज़ नहीं करना चाहिए, स्पीकर को हार्म कर सकता है, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। फिर है स्मार्ट स्लाइड बार, जो आपको सैमसंग के फ़ोन्स में भी दिखता होगा कि जहाँ पे आप स्लाइड बार ऑन कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रही थी स्लाइड बार को देखने में, ढूंढने में, तो मैंने लिटरली सारे सेटिंग्स ऑन कर दिए और उस हिसाब से मैंने पता किया कि मुझे कौन से सेटिंग्स में क्या ऑन करना चाहिए। तो जब साइड बार मैंने अल्टीमेटली ढूंढ लिया तो साइड बार में मुझे ऐसा दिख रहा था कि मैं जो चाहूँ मैं उतनी एप्लीकेशन से साइड बार में रख सकता हूँ। सो एक क्विक टॉगल है, ऐसा समझ सकते हैं आप, कि जहाँ पे आप क्विक टॉगल को यूज़ करके जो एप्लीकेशंस चाहें, जितनी एप्लीकेशंस चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, इमीडिएटली कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन एस्पेक्ट के जहाँ पे स्मार्ट स्लाइडर काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। इसके बाद स्प्लिट स्क्रीन भी मिलता है आपको, अगर आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस एक ही स्क्रीन में एक साथ यूज़ करनी है तो आपको वो भी मिल जाएगा। इसके बाद अगर मैं चाहूँ तो मैं बटन फ्री मोड भी यूज़ कर सकता हूँ। सो ये आप नीचे पढ़ सकते हैं इनके यूजेज क्या है, बट हाँ ये एडिशनल फीचर्स हैं जो आपको सारे एंड्रॉयड फ़ोन में नहीं मिलने वाले। सो दिस इज़ वन न्यू थिंग जो मुझे लगा कि मुझे आपको बतानी चाहिए, क्योंकि मैंने जो एंड्रॉयड फ़ोन्स यूज़ किया उसमें मुझे ये फीचर्स नहीं मिले हैं। अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो बैटरी भी मुझे काफ़ी ओके लगी एज सच, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ चेक तो नहीं कर पाया, बट हाँ जब मैंने फ़ोन यूज़ करना शुरू किया था तो तब वो 44% पर बैटरी थी और अभी आप देख पा रहे होंगे कि वो 34% पर आ चुकी है। सो ऑलमोस्ट 10% का लॉस हुआ है विद इन फ्यू मिनट्स। लेकिन हाँ ऐसा कह सकते हैं कि मैंने यूजेज भी एक्सट्रीम ही किया है, मुझे फ़ोन को चेक करना था। इसके बाद हाई परफॉर्मेंस मोड वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें भी आपको फ़ोन में मिल जाएगी, जहाँ पे आपको अल्टीमेटली एक ऐसा फ़ोन मिल सकता है जहाँ पे आप गेमिंग बेटर कर पाएंगे। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आप नोट कर सकते हैं।
और इसके अलावा आपको पर्सनलाइजेशन ऑप्शंस भी काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं। यानी पर्सनलाइजेशन में खास करके तो ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले मुझे काफ़ी ल्यूक्रेटिव लगता है। तो ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले को अगर चेक करने की ट्राई करते हैं हम कि ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले लिटरली काम करता भी है कि नहीं, तो ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले वैसे तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। यानी आप देख सकते हैं कि ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले है, बट हाँ, ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले होने के बाद हमेशा ही याद रखना कि बैटरी कंजम्पशन बढ़ जाएगा, वो कितना भी ऑप्टिमाइज फ़ोन क्यों ना हो, लेकिन ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले बैटरी कंज्यूम करता है अप टू 5 to 10%। तो आपके जो बिजी डेज़ हैं वहाँ पे आप ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन आपके जो नॉर्मल डेज़ हैं वहाँ पे आप ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो चाहे वो जिस तरह से चाहे उस तरह से। सो दिस इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट जहाँ आपको कस्टमाइजेशन और पर्सनलाइजेशन ऑप्शंस बहुत सारे मिलने वाले हैं। जस्ट लाइक आपको जो ओप्पो या वीवो या फिर वन प्लस के फ़ोन में आजकल मिलने लगे हैं, वैसे ही आपको इसमें भी मिल जाएंगे। आपकी होम स्क्रीन, आपकी जो लेआउट है, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से अलग अलग कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे। यहाँ पे मैं आपको पासवर्ड्स थोड़े ट्राई करके बताता हूँ कि किस तरह से, कितने स्पीड में, किस तरह से सारे जो पासवर्ड वगैरह हैं या फिर फिंगरप्रिंट स्कैनर है या फिर फेस अनलॉक है, वो कितना अच्छे से काम करता है। सो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि डिम लाइट में भी अगर आपको स्क्रीन ब्राइट करके ऑप्शन खुलवा देना है, लॉक खुलवा देना है, तो वो करवा सकते हैं कि नहीं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मैंने इस तरह से फिंगर भी रजिस्टर की। साइड में जेन्युइनली मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है फिंगरप्रिंट स्कैनर, क्योंकि वो ऑब्वियस सी जगह है, वहीं पे हमारा हाथ जाता है। लेकिन अगर आप लेफ़्ट हैंडेड हैं तो फिर आपको राइट थंब कैसे रजिस्टर करेंगे वो मुझे नहीं पता, तो वो एक डिफ़िकल्टी सिचुएशन हो सकती है। दूसरी चीज़ है, जब भी कोई साइड बार में फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है वहाँ पे आपको सरफेस एरिया कम मिलता है। सो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उस वजह से ये जल्दी नहीं खुलेगा, लेकिन आई वॉज रॉन्ग। ये काफ़ी अच्छे से और काफ़ी क्विकली जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो चलता है। सो उसमें कोई डाउट नहीं है। और कभी कभार वो डबल टैप से खुलता है, कभी कभार डबल टैप से नहीं खुलता है। सो अभी ये जो खुल रहा है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वो है उसका फेस अनलॉक। सो फेस अनलॉक जेन्युइनली बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। सो आई एम श्योर कि आप 80% ऑफ द टाइम फेस अनलॉक ही यूज़ करने वाले हैं, और कभी कभार ही, रेयर टाइम्स में ही आप फिंगरप्रिंट स्कैनर को यूज़ करेंगे। सो लॉकिंग मैकेनिज़्म बहुत ही अमेजिंग है, उसमें कोई डाउट नहीं है। फेस अनलॉक भी बहुत एक्यूरेट है और बहुत ही अच्छा है। तुरंत ही, यानी सामने आते ही वो खोल लेता है लॉक को, और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी काफ़ी अच्छे से और एक्यूरेटली काम करता है। सो डोंट वरी अबाउट इट। एक और अच्छी चीज़ भी मैंने डिटरमाइन की कि अगर आप लॉक करना चाहते हैं फ़ोन को, तो लॉक भी नहीं कर पाएंगे या स्विच ऑफ भी नहीं कर पाएंगे फ़ोन को जब वो फ़ोन लॉक्ड है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो जो यूनिक है अपने ही तरीके में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कभी सोचा है क्या कि स्टॉक एंड्रॉइड क्यों सारे फोन्स में यूज नहीं होता, या फिर आपने कभी सोचा है क्या कि बॉलीवुड क्यों फेल हो रहा है, या फिर टाटा की जो नई ब्रांड्स हैं वो किस तरह से मार्केट में खेल रही है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी मैंने काफ़ी अच्छे डेडिकेटेड वेल रिसर्च्ड वीडियोज़ बनाए, और रील की तो भरमार की हुई है। तो रील में अगर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए विद एंटरटेनमेंट, तो 100% मैं आपको सेटिस्फाई कर पाऊंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अगले वीडियो में, और उसके लिए आप 100% कमेंट बॉक्स में लिखना कि आप क्या देखना चाहते हैं। लव, पीस, टेक, बीज। साइनिंग ऑफ फ्रॉम बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी।